हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। अगर हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। बट अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, उस केस में हम वी स्टडी अबाउट दी थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हम जो हमारा लेक्चर है उसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट होना, जिसके कारण क्या है उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो, ठीक है, और वो मूव करे। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं हुज लेंथ इज एल। फिर हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी को अप्लाई कर दिया। इस बैटरी के कारण, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट होगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, positive negative attract each other. So you can say that force on electrons is opposite to the direction of electric field, like this, जैसा कि हमने फिगर में यहाँ पे शो किया गया है। Now what is the magnitude of this force? ये फोर्स कितना होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं force on free electron, force on free electron in conductor, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब यहाँ पे चार्ज हमारे पास कौन सा है, वी हैव इलेक्ट्रॉन। सो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज ऑपोजिट to the direction of electric field, opposite to the direction of external electric field E. Clear? Next, अब हमें पता है फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इट गेट्स एक्सीलरेटेड। फोर्स का हमारे पास फिर एक और फॉर्मूला हुआ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और a क्या होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रॉन। हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, ma मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं, दिस टू आर दी फॉर्मूलाज ऑफ फोर्स, इसलिए हमने क्या किया, इन्हें इक्वेट कर दिया। तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या आएगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एक्सीलरेशन बिकम्स माइनस ई बाय एम, ठीक है। एम इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इनसाइड द इलेक्ट्रॉन। नाउ we have to find the drift velocity of electron। हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है इनसाइड द कंडक्टर, फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। कितनी वेलोसिटी के साथ वो ड्रिफ्ट कर रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
तो इधर ध्यान दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफाइन हमारे पास क्या है, द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। लेट करें जो हम हमारा सिस्टम ये कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, इस कंडक्टर के अंदर हम n इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, v1, ठीक है, v1 वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। फिर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं v2 एंड सो ऑन अप टू n इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, vn। अब हम अगर इन सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज निकाल दें, ठीक है, अगर हम इन सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज निकाल दें तो वो एवरेज हमें किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं, टू फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू vn। हमने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ को ऐड कर दिया, फिर हम उनका क्या निकाल रहे हैं, एवरेज मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम डिवाइड कर देंगे बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। अब हम v1, v2 और vn को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा 11th क्लास का रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो 11th क्लास में हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया था। उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। हम क्या कर रहे हैं, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे टू कैलकुलेट v1, v2 एंड vn फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। लेट एट एनी टाइम, यहाँ पे टाइम हमारा क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। इट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल टाउ, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। देखो जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, ठीक है, कंसिडर कर लो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ना तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रैंडम मोशन में होंगे, दे मूव रैंडमली। उस केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो रैंडमली मूव क्यों कर रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर वो क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, थर्मल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया था, बाय द सिंबल u, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, थर्मल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल u। तो यहाँ पे u हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1, ठीक है। a क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2, ठीक है। nth इलेक्ट्रॉन के लिए सिमिलरली हम इसी वे में क्या इक्वेशन बनाएंगे, vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। अब हमें क्या करना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, वी फाइंड द मीन और एवरेज ऑफ दीज इक्वेशंस।
तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 हमारे पास क्या है, u1 प्लस ए टाउ वन प्लस v2 हमारे पास क्या है, u2 प्लस ए टाउ टू प्लस सो ऑन अप टू nth इलेक्ट्रॉन। nth इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन बनेगी un प्लस ए टाउ एन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इट बिकम्स u1 प्लस u2 अप टू un अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यहाँ प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस एक्सीलरेशन। ठीक है, ये एक्सीलरेशन क्या है हमारे पास, a वेक्टर। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म्स को जब ऐड करेंगे, इट बिकम्स टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस अप टू टाउ एन बाय एन। इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अगर आपको ध्यान हो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, 0। ठीक है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u2, कोई इधर कर रहा है u3 से और कोई इधर कर रहा है u4 से। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या कंसीडर करते हैं, 0। तो ये पूरी टर्म हमारी क्या बनने वाली है, 0 बनने वाली है। ठीक है, फिर हमारे पास बचेगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वाली टर्म हमारे पास बचेगी, दैट इज इक्वल टू a इंटू टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ एन बाय n। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ एन अपॉन एन। दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू दिस। लेट कर लो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय द सिंबल टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या बनेगी, इट इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ drift velocity is opposite to the direction of electric field. Clear? This is all about the drift velocity of electrons. और आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर -14 सेकेंड। ठीक है, इतने ऑर्डर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये हमने डिस्कस पहले कर लिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल क्यों होता है। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सीलरेशन लग रहा है, तो ऐसा होना चाहिए था ना कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज कर गई ड्यू टू एक्सीलरेशन, तो वो तो बहुत स्पीड से यहाँ पे इस पूरे सर्किट में मूव करना चाहिए था। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर -14 मीटर पर सेकेंड। इसका रीज़न क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे तो हमने स्टडी किया था एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट है जिन्हें हम कर्नल्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स उन आयंस के साथ बार बार कोलाइड करेंगे, फिर इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी अलग अलग है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। तो जितनी बार कोलिजन होगा इनकी जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्मॉल वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट कर लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर हमें कितना लेना है, 10 रेज टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, मो प्लस बिलिटी, इट मीन्स एबिलिटी टू मूव। अब जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली कौन मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं,
तो मोबिलिटी मीन्स मोशन ऑफ चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मोबिलिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। मोबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल म्यू। Simply it is the ratio of drift velocity of electrons of charge particles per unit electric field applied, ठीक है। आप इसे अपनी वर्डिंग में कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन अभी हमने की थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था, इट इज़ इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। यहाँ पे माइनस ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए या फिर नेगेटिव चार्ज के लिए इस फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट करें तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ बाय एम। क्यू इज़ द चार्ज ऑन दी पार्टिकल, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करेंगे। मोबिलिटी बिकम्स क्यू ई टाउ बाय एम इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ई से ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मोबिलिटी हमारे पास क्या बन रहा है, मोबिलिटी इज इक्वल टू क्यू इंटू टाउ बाय एम, where q is the charge on the particle, tau is the relaxation time and m is the mass of the charged particle। अब अगर हम देखो, हमारे पास दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स होंगे, या तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स होंगे, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें, मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू ई से, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, इट इज़ ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम टाउ ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम होल्स के लिए बात करें, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए बात करें, देन मोबिलिटी फॉर दी होल्स और फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या फॉर्मूला बनेगा, होल्स पे हम चार्ज क्या ले रहे हैं, ई। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन्स के केस में हम नेगेटिव साइन लेते हैं और होल्स के केस में हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल्स टाउ एच अपॉन मास ऑफ होल एम एच। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि मोबिलिटी, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी फॉर होल्स। बेसिक फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़्यादा होगी तो मोबिलिटी क्या होगी, उस केस में लेस होगी। आपको ये ध्यान रखना है, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। या फिर हम मोबिलिटी को इस तरह से भी डिफाइन या इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज़ माइनस ई टाउ बाय एम, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या फिर इसकी डेरिवेशन बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन में रिपीट हुई है, तो आप ये फॉर्मूला भी लर्न करेंगे और आपको इसकी डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ अ कांस्टेंट टर्म। ई कैपिटल ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम between the two successive collisions, m is the mass of electron। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट टर्म है, m is the mass of electron ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, इफ़ वी आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उस केस में टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी हमारा क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। हमने स्टडी किया हुआ है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण वो हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेंगे। ड्यू टू दिस रीजन नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जब नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम उस केस में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट हम हमारे केस में क्या कह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, जिसके कारण टाउ भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय द सिंबल म्यू। म्यू क्या है, म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ गए होंगे, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से भी हम मोबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दी एसआई यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी। एसआई यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी क्या होंगे, एसआई यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी खुद से डिराइव करके देखें। देखो, अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, अपॉन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी, मीटर इंटू कूलम अपॉन सेकेंड इंटू न्यूटन। या फिर आप मोबिलिटी के यूनिट्स इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हो, जो हमारा ये सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोबिलिटी के यूनिट्स क्या होंगे, चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। रिलैक्सेशन टाइम के क्या होते हैं, सेकेंड, अपॉन मास के क्या होते हैं, केजी, ठीक है। दीज आर ऑल्सो दी एसआई यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी, कूलम सेकेंड पर केजी। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, आपको वैसे भी ये रिलेशन लर्न भी होना चाहिए, और अब हम इसकी डेरिवेशन भी करके देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे कंडक्टर कंसीडर करें हुज लेंथ इज एल। फिर हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। एरिया हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म है, दैट इज ए। लेट वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। करंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे करंट प्रोड्यूस होगा। करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हमें पता है करंट क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ charge according to this property, according to quantization of charge is equal to ne, ठीक है। चार्ज इज इक्वल टू ne, वेयर n इज द, n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन वी आर कंसिडरिंग स्मॉल n, यहाँ पे स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, number density of electrons, it represents number density of electrons। number density of electrons का मतलब क्या होता है, total number of electrons per unit volume, ठीक है। density मतलब क्या होता है, it is the number of total electrons present per unit volume। total number of electrons हम कितने कंसीडर कर रहे हैं, it is capital N। वॉल्यूम लेट हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, इट इज v, ठीक है। वॉल्यूम को हम इस तरह से v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर किसके इक्वल होगा, इट इज एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया इनटू लेंथ। सो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ नंबर डेंसिटी बिकम्स
total number of electrons per unit volume. Volume is equal to area into length. From this कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट बिकम्स N इंटू ए इंटू एल. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड. ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है करंट की, इसमें चार्ज की वैल्यू पुट करनी है और टाइम की वैल्यू पुट करनी है. चार्ज हमारे पास किसके इक्वल है, चार्ज इज इक्वल टू एन ई. एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें. ठीक है, एन की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे. तो चार्ज हमारे पास क्या बन जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू एन ए एल इंटू ई. दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम. ठीक है, टाइम हमारे पास कैसे होगा, देखो टाइम का फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं. टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड ऑफ कंडक्टर. तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर. डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर. टाइम हमारा लेट कर लो क्या है यहाँ पे t. डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी. इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे यहाँ पे क्या होगी, दैट इज वीडी. वीडी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द करंट. यहाँ पे देखो करंट हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ रही है एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन टाइम क्या है, एल अपॉन वी डी. वी डी इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा. तो करंट हमारे पास क्या आ रहा है, करंट इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको ये रिलेशन लर्न होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप ये पूरी डेरिवेशन वहाँ पे करके नहीं देखोगे, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इस फॉर्मूले को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, मोबिलिटी की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, इट इज़ इक्वल टू ई टाउ बाय एम. मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम. ठीक है, यहाँ पे अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर दें तो करंट हमारा क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू एन ई ए इंटू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाय एम. इसको हम सॉल्व करेंगे. करंट बिकम्स एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम इंटू ई. ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह से भी हम करंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, अभी हमने डिस्कस किया था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू ई. ठीक है, म्यू यहाँ पे क्या होता है, मोबिलिटी. करंट में पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे. करंट बिकम्स एन ई ए इंटू वी डी. वी डी की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू ई. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी. क्लियर. अब हमारे पास 3 रिलेशंस आ रहे हैं. ठीक है, जो फर्स्ट रिलेशन था, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमारे ये n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर. ये तीनों फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट हो जाएं. ये तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट कब होंगे, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ये तीनों फैक्टर्स अगर हमारे कांस्टेंट हो तो इसका मतलब क्या होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
फिर अगर हम हमारे ये वाले फॉर्मूले को कंसीडर करें, यहाँ भी n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ अ कांस्टेंट टर्म, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगेन ये दीज ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर हमारी क्या हो जाए यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब होगी, जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, ठीक है। फिर हम जो हमारा मेन रिलेशन है दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर उसको कंसीडर करें, क्या रिलेशन है हमारे पास, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास, I इज इक्वल टू NEAVD। N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ अ कांस्टेंट टर्म, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट टर्म, A एरिया ऑफ कंडक्टर, ये भी हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट टर्म, ये सारे फैक्टर्स हमारे क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर्स कांस्टेंट है हमारे पास, NEAVD, दीज ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इस देखो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। NE यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा हमारे पास, एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर आपको 11th क्लास में याद हो, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी स्टडी की थी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या थी, A इंटू V, V क्या होता था यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ वाटर स्ट्रीम, एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर स्ट्रीम इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इन केस ऑफ लिक्विड्स, 11th क्लास में हमने स्टडी किया था। अगर आपको याद हो, इस तरह से हमने अलग अलग क्रॉस सेक्शन की क्या की थी, एक पाइप कंसीडर की थी, ठीक है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता था वहाँ पे वेलोसिटी लेस होती थी, और जहाँ पे एरिया लेस होता था वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती थी, ठीक है। सेम वही इक्वेशन हमारे पास बन रही है इन केस ऑफ करंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन, दिस इज़ द कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट, दिस इज़ द कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट। ये हमारे पास कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन है करंट के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पे एरिया लेस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे एरिया ग्रेटर होगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस होगी, ठीक है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of conductor provided physical conditions such as temperature, pressure, mechanical strain etc are kept constant। देखो ओम्स लॉ सिंपली क्या कहता है कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, V is directly proportional to I। हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ के केस में हमारा कांस्टेंट क्या होगा, R, वेयर R इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस, ठीक है। R यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। ओम्स लॉ में आपको एक बात का ध्यान रखना है, R क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, R इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे ओम्स लॉ के लिए कंडीशन क्या है, अब हमें ये तो पता लग गया कि ओम्स लॉ होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बट ये कंडीशन कब वैलिड है, जब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन एट्सेट्रा आर केप्ट कांस्टेंट। जब हम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर है हमारे पास, प्रेशर है, मैकेनिकल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, उस टाइम पे ओम्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम मेटल्स की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें,
तो अगर हम उस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए ओम्स लॉ के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आर हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब हर केस में आर हमारा कांस्टेंट हो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनमें आर कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में ओम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर आर हमारा वेरिएबल है, अगर रेजिस्टेंस हमारी वेरिएबल है, उस केस में you can say that Ohm's law is not valid, Ohm's law is not valid, ठीक है। उस केस में Ohm's law वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज VI करेक्टरिस्टिक्स। अगर हम क्या करें, VI ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल ले रहे हैं, x एक्सिस पे हम करंट को प्लॉट कर रहे हैं, लाइक दिस। अब हमें पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, एट अ गिवन टेम्परेचर ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। लेट करें ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये वाली वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू पोटेंशियल। इट मीन्स परपेंडिकुलर हमें किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल। बेस, बेस हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये बेस होगा। बेस किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बेस इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट करंट। अब हम क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V बाय आई हमारे पास किसके इक्वल होगा, V बाय आई इज इक्वल टू R, रेजिस्टेंस R। सो वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ किसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, इट टेल्स अस, इट प्रोवाइड्स अस अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस। क्लियर, आपको ये याद होना चाहिए। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस। अगर हम हमारी VI करेक्टरिस्टिक्स को, VI ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करें, हम क्या कर रहे हैं, y एक्सिस पे करंट को प्लॉट कर रहे हैं, x एक्सिस पे वी आर प्लॉटिंग पोटेंशियल डिफरेंस V। अगेन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड I, इट इज ऑल्सो अगेन लीनियर रिलेशन। ग्राफ हमारा इसी तरह का बनेगा, ठीक है। ये एंगल हम क्या ले रहे हैं, थीटा। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, जैसा कि हमें पता है स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, विच इज पैरेलल टू दिस y एक्सिस। y एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है, करंट। तो परपेंडिकुलर हमें किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, करंट की, अपॉन बेस। बेस क्या प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V। Again we apply Ohm's law. According to Ohm's law, V is equal to IR, which means I by V किसके इक्वल होगा, I by V is equal to 1 by R. इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल G। G यहाँ पे क्या है, कंडक्टेंस। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे ग्राफ है, दिस IV ग्राफ, इसका स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट कंडक्टेंस। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स में हम यही वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, करंट को हम y एक्सिस के अलोंग लेते हैं और पोटेंशियल को हम x एक्सिस के अलोंग लेते हैं। बिकॉज क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स में हम पोटेंशियल की वैल्यूज़ को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, पोटेंशियल को 1 वोल्ट रख लिया, फिर हमने 2 वोल्ट रख लिया, 3 वोल्ट रख लिया। फिर जो ये पोटेंशियल्स की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं,
इन पोटेंशियल की वैल्यूज पे वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। एक्सपेरिमेंट्स के केस में करंट हमारी क्या होती है, अननोन क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसे हमें कैलकुलेट करना होता है। और पोटेंशियल हमारी क्या होती है, इट इज़ अ नोन क्वांटिटी। तो बेसिकली हम अननोन क्वांटिटीज़ को वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते हैं और नॉन क्वांटिटीज़ को हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज, हमें वी आई ग्राफ गिवन है फॉर टू, कोई भी टू मटेरियल्स हैं ए एंड बी, उनके लिए हमें वी आई ग्राफ कुछ इस तरह का गिवन है। वी आई ग्राफ फॉर टू कंडक्टर्स इज एज शोन, फाइंड वेदर रेजिस्टेंस ऑफ ए इज मोर और लेस देन बी। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, इधर ध्यान दो। ए के लिए, ठीक है, जो भी हमारे पास मटेरियल है ए, उसके लिए पोटेंशियल की ये वैल्यू होगी और करंट की ये वाली वैल्यू होगी, समझ रहे हो आप, ठीक है। फिर बी की अगर हम बात करें, बी के लिए पोटेंशियल हमारे पास ये है और करंट की वैल्यू ये है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए के लिए, फॉर ए। आप देख सकते हो ए के लिए पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी बी, ठीक है। बी के लिए इतना पोटेंशियल है दिस, और ए के लिए हमारे पास ये पोटेंशियल है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ए के पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोटेंशियल ऑफ ए इज़ मोर, ठीक है, ग्रेटर। फिर हम बात करते हैं करंट की। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए। ए के लिए करंट की हमारे पास ये वैल्यू है और बी के लिए करंट की हमें ये वाली वैल्यू गिवन है। तो आप खुद फिगर को देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट फॉर ए इज़ लेस देन बी। अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करें, ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय आई। अब हम A के लिए क्या कह रहे हैं कि A के लिए पोटेंशियल ज़्यादा है और करंट लेस है। A के लिए पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है और करंट की वैल्यू लेस है, तो रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट अगर हमारा लेस होगा तो रेजिस्टेंस उस केस में ग्रेटर होगा। रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस वर्ड का मीनिंग ही होता है रेजिस्ट करना, अपोज करना। ये करंट को अपोज करता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात पता लग गई, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ बी, ठीक है। अगर हम B के लिए कंसीडर करें, ठीक है, फॉर B, नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस ग्राफ फॉर B। B के लिए अगर हम देखें, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, A के कंपैरेटिवली लेस है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ B एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ A। सो वी कैन से दैट फॉर B पोटेंशियल इज लेस एंड करंट की वैल्यू B के लिए क्या है, ग्रेटर है देन A, and current is more. Again we are applying the formula of resistance. resistance का formula हमारे पास क्या होता है, R is equal to V by I। अब इस केस में करंट ग्रेटर है, पोटेंशियल लेस है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, लेस होगा। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ B। हम इस क्वेश्चन को स्लोप की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट करें हम A कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है, और B कितना एंगल बना रहा है, थीटा डैश। फिगर में क्लियर है कि जो थीटा है, ठीक है, थीटा की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन थीटा डैश। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इट इज इक्वल टू tan थीटा। अभी हमने डिस्कस किया था स्लोप किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। We can say that tan theta is greater than tan of theta dash, ठीक है। अगर एंगल ग्रेटर होगा तो tan थीटा की वैल्यू भी ग्रेटर होगी उस केस में। नाउ वी कैन से दैट tan थीटा किसका स्लोप है, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ A एंड tan थीटा डैश इज द स्लोप ऑफ B। वी कैन राइट हियर दैट स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। स्लोप ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए। स्लोप ऑफ बी, अगेन वी आई ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस। वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ बी। हम इस क्वेश्चन को स्लोप की हेल्प से भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम लॉ को हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए हम रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने ये डेरिवेशन की थी, क्या रिलेशन होता है, करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, एन ई ए वी डी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, वेयर ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो करंट की इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, करंट इज इक्वल टू एन ई ए इंटू में क्या आ जाएगा, ई टाउ बाय एम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, E इंटू ई बिकम्स ई स्क्वायर, इट बिकम्स एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। नाउ लेट कर रहे हैं हम, कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर की लेंथ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, L, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया लाइक दिस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू वी बाय डी। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस एंड से इस एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, L, दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला बन गया, E इज इक्वल टू वी बाय एल। नाउ वी पुट दिस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस इक्वेशन। जब हम इसमें पुट करेंगे तो करंट हमारे पास क्या बनेगा, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, ई की वैल्यू क्या है, V बाय एल इंटू टाउ बाय एम, लाइक दिस, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम एल इंटू वी, ठीक है। हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, बस इनटू में है तो v को यहाँ पे लिख दिया, पोटेंशियल को हमने यहाँ पे लिख दिया। v बाय आई इस इक्वेशन में क्या होगा, v बाय आई, आई इधर आ जाएगा डिवाइड में और ये टर्म उधर चली जाएगी, इट बिकम्स एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ पे m क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, हम टेम्परेचर को वेरी नहीं करवा रहे, तो लेंथ, एरिया, रिलैक्सेशन टाइम, नंबर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट टर्म। तो हम कह सकते हैं ये सारी टर्म्स क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी क्या करेंगे, उस केस में इंक्रीज करेंगे, एंड रिलैक्सेशन टाइम इन दैट केस डिक्रीजेस। ये बात हमें पता है, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम गेट्स डिक्रीजेस, बट हम यहाँ पे कंडीशन क्या रख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v बाय आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज ये सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इट मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू कांस्टेंट। आपको पता है जब भी हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज करते हैं। हियर वी कैन राइट इट एज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस इज अवर ओम्स लॉ, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, आर, वी इज इक्वल टू आई आर। फ्रॉम दिस फॉर्मूला आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, आर इज इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। न्यूमेरिकल्स में भी ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल
टू ऑब्स्ट्रक्ट करंट, करंट को अपोज करना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना, अपोज करना। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द करंट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट्स होते हैं ओम। व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। सिंबल क्या होता है? लाइक दिस। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ओमेगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? ओमेगा। अब हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। रेजिस्टेंस हमारे पास बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। रेजिस्टेंस के यूनिट्स हमारे पास क्या है? ओम। 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? जब पोटेंशियल हमारे पास होगा 1 वोल्ट और करंट हम लेंगे 1 एम्पियर। सो वी कैन से दैट resistance is said to be 1 ohm. Resistance is said to be 1 ohm when 1 ampere current is flowing through the conductor. When 1 ampere current is flowing through the circuit on applying potential difference of 1 volt. On applying potential difference of 1 volt. This is our resistance. Now what are the dimensions of resistance? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन करंट आई। वर्क के डायमेंशंस हमारे पास क्या होते हैं? दैट इज इक्वल टू m1 l2 t माइनस 2 अपॉन चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं? चार्ज इज बेसिकली इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट के क्या होते हैं? a और टाइम के क्या होते हैं? t। ठीक है, इनटू करंट इनटू दिस करंट। करंट की डायमेंशंस क्या होते हैं? a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू r इज इक्वल टू m1 l2, ये t ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 -1 बिकम्स -3 इंटू a की पावर क्या होगी? 1 + 1 बिकम्स 2, ऊपर लेके जाएंगे -2 इंटू a -2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? R इज इक्वल टू V बाय आई। बट रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और ना ही रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है। फिर कौन से फैक्टर्स है जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया। Resistance depends on the length, area, shape and on the nature of material of conductor and on the nature of material of conductor। ठीक है, हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम थिक वायर ले रहे हैं जिसका एरिया ग्रेटर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? लेस होगी। ठीक है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है? कंसीडर कर लो हमारे पास दो तरह की मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, फिर हमारे पास क्या है? कॉपर है। इन दोनों के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम के केस में रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा, कॉपर के केस में रेजिस्टेंस लेस होगा, इसलिए कॉपर इज अ गुड कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। फिर यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर हम ओम्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर स्टडिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बट हर एक डिवाइस के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है। रेजिस्टेंस कैन वेरी, रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। उस केस में ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, उस केस में ओम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? कंडक्टर में रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, इसका रीजन क्या है? हमने क्या किया, यहाँ पे कंडक्टर कंसीडर किया है। ये जो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, ये क्या है? दीज आर दी फिक्स्ड आयंस प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। हमें पता है जब
कंडक्टर के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, डिटैच होगा, इट गेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एग्जर्ट होगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वी कैन से दैट force on electron exist in direction opposite to that of electric field। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो आपके माइंड में आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्सीलरेटेड। इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्सीलरेशन आ गया, फिर तो ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, अब वो एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो विद इन द सेकेंड्स वो बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ तक कंडक्टर के इस एंड तक पहुँच जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज जो हमारे पास कंडक्टर है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, फिक्स्ड आयंस प्रेजेंट है और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो इन आयंस के साथ भी कोलाइड करता है एज वेल एज विद दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं। तो जितनी बार कॉलिजन होगा फोर्स के कारण जितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं विद अ स्मॉल वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर अगर आपको ध्यान हो, हमने क्या लिखा था? दिस इज अ स्मॉल वेलोसिटी विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ गए होंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम इतनी ज़्यादा स्मॉल क्यों लेते हैं। ठीक है, अब जितनी बार भी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, ठीक है, उनकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मेन कॉज क्या है? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू frequent collisions, resistance is due to frequent collisions of free electrons with ions or atoms of the conductor, this is the main cause of रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, या फिर हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये कंडक्टर के मटेरियल का जो नेचर है उस पे डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पे, एरिया पे, थिकनेस पे, ये सारे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, नॉन ओमिक डिवाइसेस, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।